हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। स्टूडेंट, क्लास 11th की इंडियन ज्योग्राफी कंटिन्यू करते हुए आज हम इसका चैप्टर नंबर 3 एंड 4 देखेंगे और ये दोनों क्लास हम आज की क्लास में देख लेंगे और आने वाली 2 क्लास में ये आपके लास्ट चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। इसी हिसाब से आपकी 11th क्लास की इंडियन ज्योग्राफी भी समाप्त हो जाएगी और वर्ल्ड ज्योग्राफी तो हमने कर ही ली। ये क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहां आपको हिस्ट्री की एनसीईआरटी या फिर ज्योग्राफी की एनसीईआरटी या फिर यूपीएससी का सिलेबस ये सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो एक बार आज प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 3 को देख लेते हैं और फिर चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। तो चलो चैप्टर नंबर 3 पर आते हैं। एस्पिरेंट क्लास 11th इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 देखते हैं हम, जिसका नाम है अफवाह तंत्र। यानी कि हमें इसमें एक नदियों के बारे में पढ़ना है, जितनी भी भारत में सभी नदियां हैं ना, इनके बारे में। और आपको क्लास 11th की ज्योग्राफी में स्टार्टिंग से ही बताया गया था कि ये जो आपकी इंडियन ज्योग्राफी है इससे प्री में आपके आने ही है और सभी चैप्टर से आएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आनी है, पर प्री में इंडियन ज्योग्राफी तो आता ही है आपका 100%। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, और इसमें ये हमारी नोट्स हैं जो कि एनसीईआरटी से ही बनाए गए, तो ये टेंशन मत लेना कि ये अलग से तो नहीं है, ये एनसीईआरटी से ही है। तो सबसे पहला पॉइंट है अफवाह तंत्र क्या है। तो देखते हैं, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रही जल प्रवाह को अफवाह तंत्र कहते हैं। यानी कि वाहिकाओं मतलब मान के चलो नदी, ठीक है, इस टाइप के, तो इससे जल प्रवाह होता है, तो इसे ही अफवाह बोलते हैं। इन वाहिकाओं के जल को अफवाह तंत्र कहते हैं, जब मतलब सारी नदियां ये सब मिल जाएंगी, ठीक है। अफवाह तंत्र वहां के भूवैज्ञानिक चट्टानों आदि का परिणाम होता है, ठीक है। मतलब जैसे कि वहां की मतलब भौगोलिक संरचना पर ही निर्भर होता है। आगे पॉइंट है आपका तो इसमें देख लेते हैं, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे जल ग्रहण कहते हैं, ठीक है। तो जल ग्रहण आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगे आ जाते हैं आपके, फिर मतलब ये आपके थोड़े छोटे छोटे पॉइंट हैं जो को आपको पता होने चाहिए, ठीक है। प्री में ऐसे पॉइंट आ भी सकते हैं। तो मुख्य अफवाह प्रतिरूप देख लेते हैं। तो वृक्षकार प्रतिरूप जो अफवाह पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होते हैं, मतलब ये अफवाह ये उसकी बात चल रही है नदी की, ठीक है। तो मतलब कुछ नदी ऐसी है ना जैसे पेड़ की शाखाओं की तरह जुड़ रही हैं फिर एक जाके, तो ऐसी नदियां कहाँ मिलेंगी? उत्तरी मैदान में, ठीक है। समझ रहे हो ना, जैसे गंगा नदी तो पेड़ की तरह उनकी नदियां हैं, पेड़ के समान, ठीक है। फिर अर्य प्रतिरूप, नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल अमरकंटक पर्वत, तो अमरकंटक पर्वत से ही नदियां बहकर निकलती हैं। फिर पॉइंट आ जाता है आपका जालीनुमा प्रतिरूप, जो नदी एक दूसरे के समांतर बहती हैं, ठीक। फिर है अभिकेंद्र प्रतिरूप, तो सभी दिशाओं से नदियां बहकर झील या ग्रत से विसर्जित होती हैं, ठीक है। फिर है अफवाह द्रोणी, एक नदी व उसकी सहायक नदी द्वारा अफवाही क्षेत्र होता है। फिर इसी के आ जाता है जैसे जल संवर या जल विभाजक, तो नाम से ही पता चल रहा है। तो जब अफवाह द्रोणी को, यहाँ एक आएगा आपका, एक दूसरे से अलग करने वाली सीमा को ही जल विभाजक कहते हैं। जैसे मान के चलो ये कोई नदी है, यहाँ कोई सीमा पड़ गई, दूसरी भी नदी आ रही थी, तो ये छोटे पॉइंट है, इतनी टेंशन नहीं लेनी इनमें, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ से आपका इंपोर्टेंट स्टार्ट होने लग जाता है। तो भारतीय अफवाह तंत्र हमें देखना है। तो भारतीय अफवाह तंत्र समुद्र में जल विसर्जन होता है, ठीक है। तो पहला कौन सा है? अरब सागर अफवाह तंत्र। दूसरा है बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र, ठीक है। अरब सागर इधर होता है आपका और बंगाल की खाड़ी इधर, ठीक है। ये भारत का प्रायद्वीप, ओके। तो अरब सागर यानी कि 23% यहाँ मतलब नदियों का पानी मान के चलो आकर गिरता है, जिसमें कौन सी? सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, ठीक है, पेरियार। तो इन नदियों को बिल्कुल रट लो, प्री में क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्न में से कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। उसमें एक आध दो देखो बंगाल की डाल देंगे, जैसे ऑप्शन 1 गंगा लिख दिया, दूसरे पर डाल देंगे सिंधु, तीसरे पर ब्रह्मपुत्री, चौथे पर
नर्मदा। ठीक है, तो इन्हें याद करो। अरब सागर की तरफ कौन कौन सी गिरती हैं, जिसमें जैसे सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार। ठीक है, और फिर बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र में कितने परसेंट नदियां गिरी हैं, 77। ठीक है, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्री, महानदी, कृष्णा। ठीक है, तो ये थोड़ा हमें पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम अपना नेक्स्ट। तो जल संवरण क्षेत्र के आधार पर भारतीय अफवाह द्रोणी कितने प्रकार की हैं। तो पहला है जैसे प्रमुख द्रोणी अफवाह, दूसरा है मध्य द्रोणी, तीसरा है लघु नदी द्रोणी। तो एक बात और एस्पिरेंट, आपको मतलब अपने नोट्स ना ऐसी पॉइंट वाइज में लिखनी है। ठीक है, आपने देखा होगा एनसीईआरटी में काफी पैरावाइज दिए हुए हैं, तो वो पढ़ने में दिक्कत आती है। अगर पॉइंट ऐसे डाल के लिखेंगे ना तो हम अच्छे ढंग से जल्दी से पढ़ सकते हैं। तो जैसे यहाँ प्रमुख द्रोणी अफवाह, तो क्षेत्र 20,000 प्लस वर्ग किलोमीटर है और 14 नदी द्रोणियां यहाँ कौन कौन सी, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेनियार, साबरमती, बराक। ठीक है, दूसरी कौन सी है, मध्य द्रोणी, यानी कि नदियों के वो बता रखा है, जैसे प्रमुख नदी तो ये सब होती हैं। ठीक है, और मध्य में ये वाली आ जाती हैं, जिसमें जैसे अफवाह क्षेत्र 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर तक है। 44 नदी द्रोणियां, तो जैसे जिनमें कुछ एग्जाम्पल कालिंदी, पोरियार व मेघना। ठीक, तीसरी है लघु नदी द्रोणी, यानी कि छोटी वाली, तो उसका क्षेत्र कितना है, 2000 वर्ग किलोमीटर से कम। न्यून वर्षा के क्षेत्र में बहने वाली नदियां शामिल है, यानी कि जहां बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं उद्गम के आधार पर, मतलब जहां से कोई नदी वहीं से ही मतलब निकल रही है, ये मानो उत्पन्न ही उसका वहां से हो रहा है। ठीक है, तो उसके आधार पर दो हैं भारत में, कौन कौन से, एक तो हिमालय अफवाह तंत्र है और दूसरा है प्रायद्वीपीय। ठीक है, हिमालय ऊपर वाला भारत और प्रायद्वीपीय नीचे वाला। ठीक है जी, अब एक एक को हम देख लेते हैं। तो पहला है हमारा हिमालय अफवाह द्रोणी, तो जिस इसमें आ जाता है अपरदनात्मक स्थल कृतियां, और ये वी आकार की घाटियां होती हैं, जिसमें निपेक्षात्मक समतल घाटियां और गोखुर झील, बांडकृत मैदान, जिसमें गुफित वाहिका व डेल्टा होता है। फिर इनमें और विशेषता जैसे नदी रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है, एग्जाम्पल जैसे कोसी नदी बिहार का शोक, मतलब ये जानी होती है इधर, जैसे रास्ता बदल देती हैं। ठीक है, तो ये विशेषता थी। अब इन प्रमुख नदियों की बात, जो कि हमारी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं पीटी में आपके। तो सिंधु नदी तंत्र द्रोणी आकार कितना है इसका, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर तक है। ठीक है, लंबाई 2,880 किलोमीटर और भारत में 1,1114 किलोमीटर तक है। ठीक है, उद्गम कहां से होता है, तो दोखुर से जो कौशल पर्वत है ना उसके निकट हिमनद से इसका उत्पन्न होता है। तिब्बत में इसे सिंगी खवान शेखमुख के नाम से जानते हैं और लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य से गुजरती है। तो क्वेश्चन पेटी में ऐसा आ जाता है, सिंधु नदी किन दो श्रेणी के मध्य से होकर गुजरती है, लद्दाख या जास्कर। तो ऐसे पॉइंट आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, फिर है सिंधु की सहायक नदी, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, सयोली, गिलद, जास्कर, सिगार, गाहिरिंग, ट्रांस, काबुल जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, पंच नदी अंत, और ये अरब सागर में जाकर आपकी नदी गिर जाती है। ठीक है, तो जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे होंगे। ठीक, तो आपकी सिंध नदी यहाँ जास्कर इनके बीच में से होकर निकलती है, इसमें चेनाब नदी, फिर ये झेलम, ये सब सतलुज, ब्यास आकर गिरती हैं और आखिर में अरब सागर में ये गिर जाती हैं। ठीक है, अब हम जो सिंधु की सहायक नदी थी उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसे पहली नदी इसमें झेलम, उद्गम कहाँ होता है, वेरीनाग झरना से पीर पंजाल। ठीक है, तो पीटी में आ जाते हैं ऐसे, पीर पंजाल आपका ये पर्वत का नाम है। ठीक है, श्रीनगर वूलर झील से होता है और पाकिस्तान चेनाब में ही जाती है। ठीक है, चेनाब सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उद्गम चंद्रा प्लस भागा नदी है, जो कि मतलब
चेनाब से और हिमालय के लॉक के निकट ताड़ी में। इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर। ठीक है, फिर आ जाती है आपकी रावी नदी। तो उद्गम कहाँ से होता है? रोहताग दरी से और कुल्लू पहाड़ी यम्बा घाटी से ही बहती है और पीर पंजाल व धौलाहार श्रेणियों के मध्य से ही बहती है। फिर आ जाती है आपकी ब्यास नदी। तो उद्गम व्यास कुंड से होता है, घाटियां यहाँ और धौलाधर श्रेणी को काटती है और हरिकेश बेराज पंजाब में सतलुज में मिलती है। फिर है आपकी सतलुज। तो सतलुज उद्गम कहाँ होता है इसका? राक्षस ताल मानसरोवर में और भाखड़ा नैंगल डैम परियोजना भी यहीं है ये। ठीक है, और पूर्ववर्ती ये आपकी नदी है। ओके, अब आ जाते हैं मतलब हम फिर अपने गंगा नदी तंत्र को देख लेते हैं। ठीक है, वो हमने सिंधु को समझा, तो गंगा नदी तंत्र को हम देख लेते हैं। तो गंगा नदी तंत्र आपकी ये गंगोत्री से निकलती है, फिर आगे इसमें नदी जैसे भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है और जहां मिलती है उसे देवप्रयाग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और फिर यहां से आपकी गंगा आगे बढ़ती रहती है जिसमें और नदी भी आकर मिलती है। ठीक है, और जैसे अगर ऊपर से देखें तो इसमें जैसे एक पॉइंट है जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। तो यहाँ से कौन कौन सी नदी आती है? एक तो बद्रीनाथ, ठीक, फिर धौली गंगा, विष्णु गंगा, ठीक है, ये आगे जाके फिर आपका कर्ण प्रयाग पॉइंट पर मिलती है। ठीक, तो ये आपको बिल्कुल डायग्राम ऐसे आपको बनाना है अपने नोट्सों में और एक एक को ढंग से याद करना है। ठीक है, फिर गंगा की एक सहायक नदी है जो कि आपकी यमुना नदी, फिर उसकी जैसे चंबल, सिंध, केन, ठीक, तो ये नदी इससे आकर मिलती है जैसे गोमती, घाघरा, ये सब। ठीक है, और फिर ये कोसी आगे जाके ब्रह्मपुत्री और हुगली नदी ये अलग अलग इनमें मिल जाती है, दो शाखाओं में। ठीक, तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये जैसे उत्तराखंड में है ये 110 किलोमीटर, फिर उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, फिर बिहार में 445 किलोमीटर और फिर ये पश्चिम बंगाल में 250 किलोमीटर है। ठीक है, आगे फिर द्रोणी में अगर देखें तो भारत में 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का सबसे बड़ा ये अफवाह तंत्र है। फिर हम यमुना नदी के बारे में देख लेते हैं। तो गंगा की सबसे पश्चिमी व सबसे लंबी सहायक नदी है। उद्गम कहाँ होता है इसका? यमुनोत्री हिमनद में होता है। सहायक नदी इसकी चंबल, सिंध, बेताब, केन, हिंडन, रिंद, सेगर व वरुणा। ठीक है, फिर है चंबल नदी आपकी जो कि मध्य प्रदेश से मालवा पठार मुंह के निकट से निकलती है और फिर ये गांधी सागर बांध कोटा तक। ठीक, फिर है गंगटक। तो कालीगढ़ व त्रिशूल गंगा से मिलकर होती है। उद्गम नेपाल हिमालय गिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच में होती है। और फिर है आपकी कोसी नदी जो कि पूर्ववर्ती नदी है। उद्गम तिब्बत से इसका होता है। ठीक है, और अरुण इसकी मुख्य धारा है। रामगंगा इसका उद्गम होता है गढ़वाल पहाड़ियां से। ठीक है, दामोदर तो ये छोटा नागपुर के पूर्वी किनारों से निकलता है। ठीक है, और फ्रंस घाटियों में बहती हुई हुगली नदी से मिल जाती है। सहायक नदी बराकर और दामोदर घाटी परियोजना यहाँ है। शारदा सरयू नदी तो गौरी गंगा के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, तो उद्गम नेपाल हिमालय से होता है और भारत में ये जैसे नेपाल की सीमा, ठीक है, काली चाइनी से वहां बोलते हैं और घाघरा नदी में मिल जाती है। फिर है सोन नदी तो अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, आरा के पास गंगा से मिल जाती है। अब हमने सिंधु नदी तंत्र समझ लिया, फिर हमने समझा था अपना गंगा नदी तंत्र। अब आ जाते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो स्टूडेंट तीसरा चैप्टर आपका बड़ा तो है और काफी फैक्ट्स भी हैं, तो आपको सभी ये याद करने पड़ेंगे क्योंकि प्री में ये हर साल आते हैं। ठीक है, तो ये मतलब सबसे पहले कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है आपकी चेमायुगुडुग हिमनद से ये निकलती है। तो ये कैलाश पर्वत श्रेणी मानसरोवर झील है। ठीक है, अब ये आपकी ब्रह्मपुत्री यहां से चलती है आपकी आगे, जिसमें जैसे सागपो नदी शोधक कहते हैं
और यहाँ से ये यू टर्न मार लेती है, ठीक है। तो कहाँ से मारती है, पर्वत है उस पर्वत के कारण ही मारती है, यदि पर्वत नहीं होता तो ये सीधे चली जाती है, जिसका नाम है नामचा बरुआ, ठीक है। इसके कारण तो पीटी में ऐसा आ जाता है, आगे चलकर फिर ये आपकी यहाँ से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। और फिर इसकी भी बहुत सहायक नदी जैसे तिस्ता, पद्मा, ठीक है, और बांग्लादेश में इसे जाती है तो जमुना इसे बोलते हैं, और जब ये इधर भारत में आती है ब्रह्मपुत्री बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी ऐसी और नदियां जैसे धन, सीटी, इसके बारे में यही था, ठीक। तो इसके बारे में यही आपको ऐसे पॉइंट आ सकते हैं, पूर्वी और पश्चिमी नदी को क्रम में दे देगा, तो ऐसे पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, यानी कि अब हमने जैसे इस वाले भारत के क्षेत्र को पढ़ लिया, जिसमें हमने यहाँ सिंधु नदी, यहाँ गंगा, यहाँ ब्रह्मपुत्री नदी तंत्र को देख लिया। अब आ जाता है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। तो पॉइंट इसमें जैसे हिमालय अफवाह तंत्र से पुराना है, ठीक है जी, क्योंकि देखो आपने गोंडवाना, अंगारालैंड ये सब पढ़े, क्योंकि प्रायद्वीपीय आपका वहीं का कहीं का हिस्सा है, ठीक है, ओके। और हिमालय थोड़ा बाद में था उससे पहले, ठीक है। और मेंस में क्वेश्चन भी आता है प्रायद्वीपीय के बारे में, ये जितना पुराना है, ठीक, तो ये इसलिए है। और ढाल दक्षिण से पूरब की ओर है, ठीक, जो कि बंगाल की खाड़ी की ओर है, ये पीटी में भी पूछा गया था। और नदियां का भी क्रम आ जाता है, बट इसमें नदी कौन सी पूछी जाती है, सोचना, यूपीएससी में पूछी जाती है, जैसे कि ये आपका प्रायद्वीप द्वीप, ठीक है, प्रायद्वीपीय महाद्वीप है, ठीक है। तो ये मतलब इसकी जो ढाल है वो इधर है, पर यूपीएससी पूछेगा उल्टी बहने वाली गंगा, ठीक है, ये बस आपको ध्यान रखना है। तो पढ़ लेते हैं अब इसमें हम, जैसे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, जिसमें महानदी ये कि छत्तीसगढ़ में है और रायपुर इससे निकलती है ये, और 851 किलोमीटर तक, जिसमें ये छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। निचले मार्ग में नौ संचालन के लिए काम आती है, ठीक है, या यहाँ ये काम होता है। और अफवाह तंत्र कौन कौन सा है इसमें, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ में 53% और उड़ीसा में 47%, ठीक है। फिर है आपकी गोदावरी नदी, तो ये सबसे बड़ी नदी है और पीटी में पूछा भी गया है, ठीक है। उद्गम नासिक महाराष्ट्र से होता है, और अफवाह क्षेत्र कौन कौन से में जाते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। लंबाई 1465 किलोमीटर, ठीक है। सहायक नदी इसकी कौन कौन सी है गोदावरी की, क्योंकि भाई जब प्रायद्वीप की इतनी बड़ी नदी है तो ये भी थोड़ी इंपोर्टेंट हो जाती है, जैसे हमारी गंगा की सहायक हो जाती है। तो कौन कौन सी है, पेन गंगा, ठीक है, इंद्रावती और मंजरा नदी, ठीक है। फिर है कृष्णा नदी, उद्गम समार्दी महाबलेश्वर से होता है, और लंबाई 1401 किलोमीटर, ठीक है। सहायक नदी कोयना, तुंगभद्रा और भीमा, ठीक है। अफवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ इसका, जैसे कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। फिर है कावेरी नदी। कावेरी नदी कहां से निकलती है, उद्गम का मतलब, जैसे कि कोगाडू, जो कि कर्नाटक में है, और ये ब्रह्मगिरी से निकलती है। लंबाई 800 किलोमीटर। सहायक नदी काबिनी, भ्रब्रानी और अमरावती, ठीक है। अफवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। फिर आ जाती है आपकी नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी में अमरकंटक पहाड़, फ्रंस घाटी, लंबाई 1312 किलोमीटर, और धुआंधार जलप्रपात है, मतलब ज्यादा नदी गिरती है, ठीक है। और सरदार सरोवर झील, ये आपको परियोजना तो बहुत ही ज्यादा, मतलब सभी जानते हैं इसको, इतनी फेमस है। और फिर है तापी नदी, जो कि मध्य प्रदेश में और बेताल जिले में। अफवाह तंत्र कहां तक है इसका, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात। फिर है लूनी नदी, तो ये अमरावती पहाड़ी और कच्छ के रण में ही आती है, ठीक है। अब है फिर जो कि पूरब की ओर बहने वाली छोटी नदी, जिसमें स्वर्ण रेखा, ठीक है, बेतरणी और ब्राह्मणी और वाम साधार, पेनर, पालर और बेगाई, ठीक। तो ये आपकी ऐसी नदी हैं जो कि पता होना चाहिए, पता चले
कि नदियों का कोई क्वेश्चन आ गया पीटी में और कुछ विश्व की नदी है और पूछा गया भारत की नदी कौन सी है, तो आपको लगेगा ये तो चारों ऑप्शन विश्व की नदी है, तो भारत की ऐसी नदी पढ़नी है। ठीक है, चलो चैप्टर नंबर 3 आपका समाप्त हो गया। अब हम अपने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है जलवायु। ठीक, और एक बात और ध्यान रखना, ये जलवायु चैप्टर आपका 9th में भी है, तो वहां से भी इस चैप्टर को जरूर पढ़ना आप। ठीक है, तो चलो एक एक पॉइंट अपने भी इसमें दूर करते हैं हम और पढ़ते हैं इसे। पहले देख लेते हैं मानसून क्या है। तो ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा के उत्क्रम को ही मानसून कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे ऋतुएं बदलती रहेंगी तो पवन भी, और पवन क्या होती है, वायु की दिशा को पवन कहते हैं। ठीक है, तो पवन भी उसी प्रकार अपना बदलती रहती है। तो पीटी में क्वेश्चन आया है मानसून क्या है। ठीक, फिर अब हम भारत में देख लेते हैं। तो जलवायु उष्ण मानसून है भारत में, जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। ठीक है, मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, एक दिन या एक सप्ताह में बदलता रहता है, पर जलवायु में बदलाव 50 अथवा इससे भी अधिक वर्षों में होता है। ठीक है, मतलब मौसम तो बदलता ही रहता है, आपको पता भी होगा, कभी बारिश कभी धूप, पर जलवायु बदलने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, आगे फिर कर्क रेखा के उत्तर में शीतोष्ण जलवायु है और भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक व वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। ठीक है, दूसरा फिर कर्क रेखा के दक्षिण में, ये तो उत्तर में था, दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय जलवायु, जहां साल भर में उच्च ताप कम दैनिक वार्षिक तापांतर होता है। ठीक है, आगे हमारे फिर पॉइंट आ जाते हैं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अब ये आपका और पेपर में भी आ सकता है, जो कि आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो। ठीक, तो जिसमें पहला कारण है स्थिति व ऊंचावच संबंधित कारक, दूसरा है वायु दाब व पवन संबंधित। अब पहले में आ जाते हैं जैसे अक्षांश, हिमालय पर्वत। ठीक, जैसे समुद्री से दूरी कितनी होगी जगह की, उस हिसाब से भी समुद्री तल से उत्तरी ऊंचावच जैसे पर्वत आगे इसमें। ठीक है, दूसरा आ जाता है वायु दाब व पवन संबंधित, इसमें जैसे वायु दाब व पवनों का धरातल पर वितरण। ठीक, वायु दाब मतलब कैसा है इसमें। और फिर वायु धाराएं में जेट धाराएं, तो जेट धाराएं आगे आप देखोगे डायग्राम में क्या होती है, हालांकि 8th में भी आपने पढ़ा होगा। पश्चिम विक्षोभ व दक्षिण पश्चिम मानसून चक्रवात के कारण। ठीक है, आगे आ जाता है फिर आपकी शीत ऋतु क्या होती है। तो धरातलीय पवनें स्थल से जल की ओर, मतलब जो जमीनी एरिया होता है ना, वहां से जल की ओर ये बहती हैं, और ये पवनें उत्तर से दक्षिण की ओर अपनी ये चलती हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रकार, तथा हवा में नमी की कमी में सूक्ष्मता होती है। ठीक है, यानी कि जो आपको चिपचिपा महसूस होता है ना, ये थोड़ा कम होता है। तो इस समय पवनें उत्तर पूर्वी शीतकालीन मानसून से तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर अच्छी वर्षा करते हैं, तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की घटनाएं यहाँ होती हैं। तो आगे फिर पॉइंट है आपका शीतकाल में मुख्यतर उत्तर भारत में जेट स्टीम पश्चिम विक्षोभ के कारण अच्छी वर्षा होती है, जिसे मावार कह जाता है, जो रबी फसल के लिए इंपोर्टेंट है। तो मावार भी आपको पता होना चाहिए। आगे पॉइंट है आपका पश्चिम विक्षोभ मध्य एशिया व पश्चिम एशिया से भारत की ओर जेट धाराओं के साथ आते हैं, जो भू सागर के स्थित सागर आदि से आर्द्रता ग्रहण कर लेते हैं। मतलब जिस प्रकार की वो आएंगे और जो सागर वहां का जैसा होगा वैसे ही वे हो जाती हैं। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं। तो दक्षिण मानसून ऐसा होता है यहां से। ठीक है, दक्षिण से आता है, पूर्व की ओर जाता है, और एस्पेंट जेट धाराएं ये होती है। ठीक है, जो कि शीतकालीन में ये बहती है। ठीक है,
और ये हमारे हिमालय के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, ये आपकी यहाँ बही जाती है। और फिर यहाँ पॉइंट लिखा गया है दक्षिण पश्चिम मानसून, तो 80% वर्षा जून सितंबर दक्षिण पश्चिम मानसून में ये होती है, पर पूर्ण तट पर वर्षा नहीं होती। ठीक है, आगे हम जेठ धारा के बारे में देख लेते हैं। तो ओनली जेठ धारा शीतकालीन में बहती है और शीतकालीन उत्तर पश्चिम व्यापारी पवनों से वर्षा नहीं होती, पर बंगाल की खाड़ी को पार कर कर कोरोमंडल पर वर्षा होती है। ठीक है, और अगर वर्ल्ड के मैप में देखें तो जेठ धारा कहां से बहती है, यहां से। ठीक है, आगे फिर हम आ जाते हैं। तो मानसून का आरंभ कैसे होता है ये हमें देखना है इसमें। तो दक्षिण पूर्वी व्यापारी पवनें 40 से 60 पूर्वी देशांतर के मध्य देशांतर रेखाओं को पार करती है और पूर्वी जेठ का यहाँ आगमन होता है, यानी कि वो पूरब से जेठ धारा का आती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून के आसपास केवल एक तट से ही टकराता है और मध्य जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीप में मानसून का प्रभाव होने लगता है और मानसून की 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। पहली कौन सी, बंगाल की खाड़ी, और दूसरी अरब। ठीक है, तो एक बंगाल की में और एक अरब की खाड़ी में। फिर आगे आपका मानसून विच्छेद, तो कई सप्ताह तक मानसूनी वर्षा का न होना। और फिर मानसून निवर्तन क्या होता है, तो सितंबर में मानसून धीरे धीरे पीछे लौट जाता है। अब हम कुछ अब इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जिसमें दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखाएं, तो ये 2 होती हैं। पहला है अरब सागर की मानसून पवनी और दूसरा है बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनी। पहला देख लेते हैं हम ये। तो सर्वप्रथम पश्चिम घाट पर ये आता है और 250 से 400 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। पश्चिम घाट पूर्वी दृष्टि छाया क्षेत्र और दूसरी शाखा में नर्मदा व ताप्ती घाटी के मध्य भारत में ये आता है। और जिसमें तीसरी शाखा में ये आता है जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमालय में। ठीक है, फिर बंगाल खाड़ी की मानसून पवनी, तो सर्वप्रथम अंडमान निकोबार में अच्छी वर्षा होती है इस मानसून से। मेघालय के पठार सीधे टकराती है और विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है मध्य भारत व तराई क्षेत्र से हिमालय में अरब सागर शाखाओं में मिलती है। ठीक है, तो मानसून के बारे में बताया गया था कि जो कि दक्षिण पश्चिम का मानसून आता है, तो इसके कारण कैसी वर्षाएं होती हैं दोनों तटों पर, यह हमें देखना था। और स्टूडेंट इसी के साथ ही आपके दोनों चैप्टर भी समाप्त हो गए और कल की एनसीईआरटी में हम हमारे जो लास्ट के 2 चैप्टर बचते उन्हें भी कर लेंगे। इसके बाद आपको एक क्लास में हम बताएंगे कि जो 12th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की है उनमें दोनों नहीं पढ़नी, एक पढ़नी है। वो कौन सी पढ़नी है वो भी बताएंगे। और उसमें सारी भी जो एक किताब पढ़नी है उसमें सारे चैप्टर नहीं पढ़ने, उसमें 1 आध 2 चैप्टर ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो लगभग आपकी इंपोर्टेंट 11th की होती है। तो आगे फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे, फिर हम अपनी पॉलिटी की स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।